सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए और इसको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद एक बार सुन लेंगे, पूरा याद हो जाएगा आपको आराम से। ठीक है, इसमें जल्दीबाजी कोई नहीं है और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक ना, चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, दोनों को बोला जाता है। ठीक है, इसका नामकरण जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसका नामकरण किसने किया है, यानी इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने रखा, तो जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल उस समय कौन से पुरातात्विक विभाग के क्या अध्यक्ष थे, इन्हीं के देख रेख में पुरातत्व की खुदाई हो रही थी। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने 1921 में, ठीक है, किसमें 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी कुछ सभ्यताएं थी जो विकसित हुई, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, उसी के हड़प्पा सभ्यता का जो समय है, टाइम पीरियड, समय, हड़प्पा सभ्यता का समय जो है, समय 2300 से लेके 2300, एक मिनट यहां देख लीजिए, 2300 बीसी से लेके कितना 1750 बीसी, 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी, ये आयोग द्वारा मान्य है और यही सही भी है। बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे मत हैं कि कौन सा टाइम पीरियड मतलब सही है, तो एनसीईआरटी द्वारा भी है और यही सही, 2300 से 1750। ठीक है, तो अभी तक आपने ये देखा हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ठीक है, इसका समय है 2300 से या 2350, 2300 से 1750 बीसी। ठीक है, इसकी समकालीन सभ्यताएं थी जिसमें चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता जो कहां, किस नदी के, वांगहो नदी के किनारे, वांगो नदी के किनारे इसका विकास हुआ था, चीन की सभ्यता का। वांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता बसी थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये इराक की सभ्यता है, इराक में। और ये किस नदी के किनारे, दजला फरात, यानी दजला और फरात दो नदियां हैं, दोनों के बीच में सभ्यताओं का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कहां विकसित थी और इसके क्या क्या उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिम, मतलब कितने दूर में विस्तार हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि यहां ध्यान दीजिए थोड़ा, ये मान लीजिए नाम क्या है, भारत है। ठीक है, तो भारत में ये कौन सा है, यहां देखिए ध्यान से, ये जो है ये आपका लद्दाख है। ये क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो कलर किए हैं, ये कौन है, लद्दाख, ये लद्दाख है। तो उत्तर में लद्दाख से लेके दक्षिण में कहां, महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र तक, यहां महाराष्ट्र है, लद्दाख से लेके महाराष्ट्र तक। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है मेरठ, उत्तर प्रदेश में क्या है, मेरठ, मेरठ, और यहां है पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन पहले पाकिस्तान नहीं था, वर्तमान पाकिस्तान है। तो देखिए इसका विस्तार कहां कहां है, उत्तर में मांडा से लेके, उत्तर में मांडा से लेके, मांडा कहां है, लद्दाख में है। उत्तर में मांडा से लेके नीचे दायमाबाद, दायमाबाद कहां है, महाराष्ट्र में, यानी उत्तर मांडा, नीचे दायमाबाद, उत्तर में लद्दाख से लेके नीचे महाराष्ट्र तक। इसे पूछा क्या जाता है, ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी विस्तार कहां तक है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि लद्दाख में मांडा तक। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बताइए मांडा जो है किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, और दक्षिण में देखिए, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में जो की है, प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा जो है रावी नदी की सहायक नदी है। ठीक है,
और यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या बसी थी। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ रहती थी, ठीक ना। उसके बाद देखिए पश्चिम में है सुद कांगेडोर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। सुद कांगेडोर कहाँ है? पाकिस्तान में है। यहाँ पे है सुद कांगेडोर, जो कि वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये दासक नदी के किनारे था, यानी इसके किनारे कौन से? इस सभ्यता के सुद कांगेडोर जो है पाकिस्तान में है और दासक नदी यहां से बहती है। और पूर्व में आलमगीर जो कि मेरठ के किनारे है, जो कि मेरठ में है। आलमगीर जो है मेरठ में, उत्तर प्रदेश मेरठ में है। और यहाँ पे कौन सी नदी थी? हिंडन नदी, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब बताइए, आप खुद बोलिए। मांडा से कहा? मांडा से बताइए, मांडा से कहा? अच्छा, ये है कहा? लद्दाख में, लद्दाख में है। और नीचे कहां है? महाराष्ट्र, जो कि दायमाबाद है। मांडा, दायमाबाद, सुद कांगेडोर और कहा? आलमगीर, ठीक है। नदी ध्यान रखिएगा, यहां कौन सी नदी बहती है? चिनाब नदी। और नीचे कौन सा है? प्रवरा नदी। चिनाब, ऊपर चिनाब, नीचे प्रवरा, और इधर दासक, और इधर कौन सा है? हिंडन। चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना था। क्षेत्रफल था, इसको क्षेत्रफल को ऐसे याद कर लीजिएगा, 1299,350। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना था? 1299,350, ठीक है। और ये किस आकार में थी? त्रिभुजा आकार में, ठीक है। ये कौन से आकार में थी? त्रिभुजा आकार में थी, ठीक है। ये त्रिभुजा आकार में थी, ये त्रिभुजा आकार में थी, ठीक है। त्रिभुजा आकार था। तो पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में विकसित थी? तो त्रिभुजा आकार में थी, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे लोग रहते होंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक गांव की तरह थी, तो उसमें बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन अब जैसे हम लोगों के वर्तमान सभ्यताएं जो हैं, उसमें जाति प्रथा है, उसमें भी थी, लेकिन उसमें वर्ग में विभाजित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कैसे विभाजित थे? वर्ग में। तो उनकी व्यवस्थाएं पहले तो जान लीजिए कि वो 2 टीलों में, उनकी व्यवस्था जो थी वो 2 टीलों में रहती थी। टीलों का मतलब एक पश्चिमी टीला था और एक पूर्वी टीला था। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है तो 2 टीलों में विभाजित था, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, ठीक है। तो पश्चिमी में हमेशा उच्च वर्ग के लोग रहते थे। पश्चिमी टीले में पूछ देगा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने टीलों में विभाजित थी? तो 2 टीलों में विभाजित थी, ठीक है। तो इसमें अगर फिर क्वेश्चन बनाएगा तो बताइए पश्चिमी टीला में कौन लोग रहते थे? तो उच्च वर्ग के लोग रहते थे। उच्च वर्ग का मतलब जैसे राजा हो गया, पुरोहित हो गया। उच्च वर्ग में कौन आएगा? राजा और पुरोहित आएगा। और पूर्वी टीला में कौन रहते थे? जब उच्च वर्ग के लोग यहाँ रहते थे तो जाहिर सी बात है कि निम्न वर्ग के लोग यहाँ रहेंगे, यानी निम्न वर्ग के लोग रहते थे, जैसे मजदूर हो गया और किसान हो गया, ठीक है। देखिए पश्चिम में उच्च वर्ग और पूरब में निम्न वर्ग, ठीक है। पश्चिम में उच्च वर्ग और पूरब में निम्न वर्ग के लोग रहते थे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये वाला है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 3 टीलों में विभाजित था। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एक धौलावीरा ही है जो 3 टीलों में विभाजित था, और कोई 3 टीलों में विभाजित नहीं था। सारे लोगों की सामाजिक व्यवस्थाएं जो थी 2 टीलों में विभाजित थे, पश्चिमी और पूर्वी। लेकिन धौलावीरा जो है 3 टीलों में विभाजित था, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी, मध्य और पूर्वी टीला। धौलावीरा ही 3 टीलों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी बताइए? लिपि मतलब लेखन कला जो भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। यानी कि चित्र के द्वारा लोग लिखते थे, बनाते थे, जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसे कहते हैं भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफी। क्या? पिक्टोग्राफी में लोग दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। अब अभी हम लोग क्या लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं हम लोग ना, बाएं से दाएं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोग दाएं यानी कि उल्टा लिखते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में दाएं से बाएं लिखते थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे
समाज जो था, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था, जैसे वर्तमान समाज है, पितृ सत्तात्मक है, पिता की इज्जत थी, पिता से हम लोग डरते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में माता का सम्मान किया जाता था, ठीक है, और मातृ देवी की उपासना किया जाता था, ठीक है। तो समाज जो था मातृ सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। घरों में ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, पक्की ईंटों का भी, कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। तो अभी हम लोग जब स्थल पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कितने हैं, तो स्थलों को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे और एकदम याद करके पढ़ेंगे उससे, ठीक है। तो घरों में ईंटों का प्रयोग करते थे, ठीक है, किस अनुपात में? 4 समंदे 2 समंदे 1। तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, यानी 4 गुणे, जैसे मान लीजिए ये वाला ईंट हो गया, नॉर्मली ये ईंट, यानी कि इसकी कुछ मोटाई नहीं होगी, ठीक है, ये ईंट हो गया, तो यानी इसकी लंबाई जो थी कितना था? हाइट 1, ठीक है, मोटाई जो है, और लंबाई जो थी 4 थी, और इसकी चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई, बीच की चौड़ाई थी 2, ठीक है। और इसमें एक चीज और था कि व्यवसाय क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का? मुख्य व्यवसाय। देखिए 2 क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है, अगर मुख्य व्यवसाय पूछ देता है तो मुख्य व्यवसाय में आप लोग क्या व्यापार मारेंगे और कृषि दोनों है, ठीक है, व्यापार और कृषि दोनों है। तो दे देगा पहले में कृषि, दूसरे में व्यापार, तीसरे में ये दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आप दोनों पे लगा लीजिएगा, या तो मुख्य था व्यापार, फिर दूसरे था कृषि, क्योंकि बहुत सारे लोग उस जगहों पे आते थे व्यापारिक दृष्टिकोण से। अब वर्ग की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने वर्ग थे? वर्ग का मतलब कितने वर्गों में लोग विभाजित थे। तो पहला वर्ग था विद्वानों का, जो कि जानते ही हैं, विद्वानों का ही। दूसरा था योद्धाओं का, क्योंकि किलों का रक्षा करते थे, ये योद्धा थे। दूसरा था व्यापारी, जो कि इकोनॉमिक सिस्टम को बनाए रखे थे। और चौथा था श्रमिक। चौथा कौन था? श्रमिक था, ठीक है। अच्छा एक बात और है, चलिए ठीक है, बट एक बार और समझ लीजिए इस चीज को ध्यान से, ठीक है, और आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं पूछता है क्वेश्चन, ये बात मान लीजिए, फंसिए मत कहीं पे, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और नहीं मानते हैं तो आप क्लास कहीं भी कर लीजिए, जो भी है मास्टर एक बड़ा सा बॉन्डर बनाएगा, लेकिन मतलब की कोई चीजें नहीं रहेगी, डायरेक्ट मतलब की चीजें हैं। आप इसे याद करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, भटकिए मत। एक बार और देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, केवल अभी काफी पेज बंद करके सुन लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1931 में खोज की थी। इसको या 2300 से या 2300, देखिए 2350 से 1750, ये दोनों सही है, दोनों सही है। बट आप ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे आप देख लीजिएगा, 2350 से 1750 या 2300 से 1750, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई तो देखा तो है नहीं, अभी टाइमिंग मशीन बन रही है तो देखा जाएगा फिर जो भविष्य में होगा, लेकिन कोई देखा नहीं कि सभ्यता की विकास कैसे हुई। एक अनुमान ही, एक कल्पना ही किया जाता है उसके साक्ष्यों के आधार पर, ठीक है, तो ये काल्पनिक है। चलिए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। अब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि सिंध नदी के किनारे है। देखिए यहां से जो है सिंधु नदी निकलती है और पाकिस्तान में होते हुए आती है, ठीक है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसका नामकरण जॉन मार्शल ने रखा क्योंकि ये अध्यक्ष, ठीक। इसके समकालीन कुछ सभ्यताएं थी, जैसे चीन की सभ्यता वांगो नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में बदला फरात नदी के किनारे थी, ठीक। उसके बाद हम आते हैं कि देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ था। तो हमने बताया कि लद्दाख में मांडा एक जगह है, वहां से लेके दक्षिण में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे विकसित हुआ, और दायमाबाद महाराष्ट्र में जो कि प्रवरा नदी के किनारे विकसित हुआ। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती थी महाराष्ट्र में, दायमाबाद में। फिर उसके बाद हमने बात किया पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो कि दासप नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है, दासप नदी के किनारे, ठीक है। और पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये किस नदी के किनारे विकसित हुआ?
हिंड नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि इसकी क्षेत्रफल है 1299,000। ऐसे ही आएगा, नॉर्मली आपको याद करना है, पीएचडी नहीं करनी है, ध्यान से बस पेपर निकालना है। 1299,000 इसका क्षेत्रफल था और इसका आकार जिस आकार में विकसित हुई थी वो त्रिभुजा आकार था। कैसा? त्रिभुजा आकार था। इसकी व्यवस्थाएं 2 टीलों में विभाजित थी, एक पश्चिमी टीला, दूसरा पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जैसे राजा और पुरोहित हो गया, और पश्चिम में कौन रहता था? पूर्व में कौन रहता था? निम्न वर्ग के लोग रहते थे, जैसे किसान, मजदूर, श्रमिक हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि धौलावीरा ही केवल 3 टीलों में विभाजित था, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने स्थल सब 2 टीलों में विभाजित थे। ठीक है, जो कि 3 टीलों में कौन? पश्चिम, मध्य और पूर्व। फिर हमने बात किया सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। अब आप लोगों की मदद से अगर डिजिटल बोर्ड लग जाएगा तो फिर मान लीजिए हम दिखाएंगे 3D के माध्यम से। फिलहाल अभी भाव चित्रात्मक, यानी कि अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्र का लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, जिसको हम अभी तक पूरी तक ज्ञान नहीं हमको है कि उन्होंने अपनी बातें क्या कहने की कोशिश कर रही थी और क्या लिखा है, ये हमने नहीं पढ़ पाया अभी तक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती। अभी हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं, और वो लोग कैसे लिखते थे? दाहिने से बाएं, यानी एकदम उल्टा लिखते थे। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया कि समाज मात्र सत्तात्मक था, माताओं की उस समय वर्चस्व थी, माताएं ही सर्वोपरि थी, माता की पूजा की जाती थी और मात्र सत्तात्मक था। घरों का घर के जो घर थे, इमारतें जो थी, टीले थे, वो पक्की ईंटों के बनते थे, जो हमें बताया कि 4 संबंध 2 संबंध 1 के अनुपात में वो ईंटें थे। ठीक है, व्यापारिक दृष्टि, व्यापार के लिए व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और व्यापार था। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में है वो 4 वर्गों में विभाजित थी। पहला विद्वान, योद्धा। ठीक है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए।